उधर राहुल गांधी अलग ही दुनिया में। जब चुनाव खत्म हो चुका, नतीजे आए, हफ्ता भर बीत गया, तब उनको यह ध्यान आ रहा है कि वाराणसी से प्रियंका वाड्रा चुनाव लड़ जाती तो नरेंद्र मोदी को तो 2-3 लाख वोट से हरा देती। अरे बॉस, सवाल यह है कि अगर इतना ही कॉन्फिडेंस था तो प्रियंका वाड्रा को चुनाव लड़ाए क्यों नहीं वाराणसी से? प्रियंका वाड्रा अमेठी रायबरेली से तो चुनाव नहीं लड़ी, जो कि उनका गढ़ था। खुद राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं कर पाए, रायबरेली से चुनाव लड़े। अब कह रहे हैं कि बहन प्रियंका वाराणसी से लड़ जाती तो नरेंद्र मोदी को हरा देते। 328 सीट पे कांग्रेस लड़ी इस बार के चुनाव में। 328 में एक सीट बहन प्रियंका को नहीं दे पाए, एक सीट नहीं दे पाए। अब इनको ध्यान आ रहा है कि वाराणसी से प्रियंका लड़ती तो नरेंद्र मोदी को हरा देती। ऐसा लग रहा है जैसे कोई छोटी मोटी नेता है कि ये तो यही हरा देती, इसमें कौन बड़ी बात है। आप राहुल गांधी को सुनिए एक बार। वाराणसी में जान बचा के निकले हैं प्रधानमंत्री, और मैं आपको कहता हूं और बहन से कह रहा हूं, अगर ये लड़ जाती वाराणसी में, अगर ये लड़ गई होती तो आज हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री 2-3 लाख वोटों से वाराणसी का चुनाव हार जाते। राहुल गांधी को कहने में कुछ नहीं जाता, लोग उनकी बात पे हंस रहे हैं, क्योंकि इसी तरह ये पहले कहते थे कि लिख के रख लो, नरेंद्र मोदी इस बार प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेगा। अब लोग 4 जून के बाद, रिजल्ट आने के बाद, अभी जब शपथ ग्रहण हुआ 9 तारीख को, तो लोग पूछ रहे हैं जो लिखा था उसका क्या करना है। वैसे ही कह रहे हैं कि बहन प्रियंका लड़ जाती तो 2-3 लाख वोट से नरेंद्र मोदी को हरा देती। तो पहली बात तो लड़वाए क्यों नहीं? इलेक्शन के बाद समझ में आ रहा है कि प्रियंका में हराने की काबिलियत थी नरेंद्र मोदी को। ये तो इन लोगों का हाल है, इतना स्लो प्रोसेसर इनकी पार्टी का चलता है। और दूसरी बात, यही प्रियंका को जिम्मेदारी दिए थे ये लोग उत्तर प्रदेश की। 399 सीट पे लड़ी थी विधानसभा में कांग्रेस पार्टी, 2 जीत कर आई थी। कह देना है कुछ भी, लेकिन ये सब बातें चुनाव में सोचनी पड़ती हैं। अब तो चुनाव हो चुके। सच ये है कि नरेंद्र मोदी को तीसरी बार भी प्रधानमंत्री बनने से राहुल गांधी और पूरा इंडी गठबंधन मिलकर भी नहीं रोक पाया। खुद इंडी गठबंधन में कांग्रेस ने ऐसा कोई कमाल नहीं कर दिया। 3 चुनाव के बाद भी कांग्रेस 100 सीट नहीं पा रही। लेकिन बातें सुन लीजिए ऐसी कि जैसे चुनाव में इन्होंने 543 जीत लिया। लेकिन नरेंद्र मोदी अब इन सब बातों में नहीं फंसे, ये इसी में फंसे हुए हैं कि हम ये कर देते, हम वो कर देते। नरेंद्र मोदी सरकार बना चुके और पहले से तेज स्पीड में सरकार चलाने के लिए काम कर रहे हैं। आप देखिए कि नरेंद्र मोदी ने अपनी कैबिनेट के तहत आने वाले 30 में से 25 मंत्रालय बीजेपी के कोटे में रखे। 30 मंत्रियों की कैबिनेट में पीएम मोदी ने 21 पुराने चेहरे, यानी संदेश साफ है कि नरेंद्र मोदी अपने दूसरे कार्यकाल की स्पीड को ही बनाए रखना चाहते हैं। गृह, रक्षा, वित्त, विदेश, ये जो टॉप 4 मंत्रालय हैं उसमें भी पीएम मोदी ने टीम को रिपीट किया है। इसके अलावा रेल, ट्रेड, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, शिक्षा, पेट्रोलियम जैसे अहम मंत्रालय में भी पीएम ने कोई बदलाव नहीं किया। भाई उनको स्पीड देनी है, वो यही सेटिस्फाई करते रहे क्या लोगों को कि भाई तुमको भी मौका दिया, तुमको भी दिया। वो देश की जनता को संतुष्ट करने के लिए है कि भाई मुझे देश को आगे लेके जाना। तो जो काम समझ गया, अब निर्मला सीतारमण चला रही हैं वित्त मंत्रालय, उनको बदल दें। जिनके वित्त मंत्री रहते हुए 8% की ग्रोथ हो रही है। यह सब पीएम मोदी ने इसलिए किया है क्योंकि 10 साल में उन्होंने जो काम करके दिखाया उस काम को उन्हें आगे बढ़ाना है। अगर मंत्रालयों में कोई बड़ा फेरबदल किया जाता तो फिर यह स्पीड ब्रेकर की तरह होता, जो नरेंद्र मोदी कभी नहीं चाहते, क्योंकि उनका मंत्र तो यह है कि तेज स्पीड में काम करना है। जो मंत्रालय उन्होंने बांटे हैं वो बहुत सोच समझ कर बांटे हैं। जैसे आप देखिए कि बिजली, पानी, घर से जुड़े मंत्रालय जो आम लोगों की सीधी जरूरत से जुड़ा है। आप देखिए क्या विजन है नरेंद्र मोदी का। बिजली के लिए ऊर्जा मंत्रालय मनोहर लाल खट्टर को दिया, ग्रामीण विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी शिवराज सिंह चौहान को दी, शहरी विकास की जिम्मेदारी मनोहर लाल खट्टर को दी गई, पानी से जुड़े जल शक्ति मंत्रालय का जिम्मा सीआर पाटिल को दिया गया। अब ये तीनों नेता, चाहे वो मनोहर लाल खट्टर हो, शिवराज सिंह चौहान हो या गुजरात के सीआर पाटिल हो, तीनों ने अपने अपने राज्य में नरेंद्र मोदी के विजन पर काम करके दिखाया हुआ है। ऐसे हवा में नहीं इंकी पिंकी पोंकी पो करके नाम निकाल दिया है। मनोहर लाल खट्टर और शिवराज तो पूर्व सीएम रह चुके हैं, बड़ा अनुभव है। सीआर पाटिल गुजरात में नरेंद्र मोदी के भरोसेमंद व्यक्ति रहे और इन तीनों पर पीएम मोदी को भरोसा है कि जो टास्क दूंगा वो तय समय में पूरा करके दिखाएंगे। इसलिए दिया है बॉस इनको जिम्मेदारी।
नरेंद्र मोदी ये बात पहले ही क्लियर कर चुके हैं कि उनके लिए सबसे बड़ी जाति तो गरीब, युवा और महिला और किसान है। आप देखिए, कल जब पीएम मोदी ने पद संभालते ही पहली फाइल साइन की तो वो किसानों से जुड़ी हुई थी। किसान सम्मान निधि का पैसा रिलीज कर दिया। कैबिनेट ने जो पहला फैसला लिया वो भी गरीब कल्याण से जुड़ा हुआ था। यानी गरीब, युवा, महिला और किसान कल्याण से जुड़े मंत्रालय भी नरेंद्र मोदी के लिए काफी अहम है। इसलिए अगर आप देखेंगे, इन वर्गों के जुड़े हुए जो मंत्रालय हैं उसमें पीएम मोदी ने अपने भरोसेमंद लोगों को ही सेट किया है। जैसे किसानों के हित से जुड़ा हुआ कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय, जिसकी जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी ने शिवराज सिंह चौहान को दी। और ऐसा बहुत कम होता है कि जब कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय एक ही मंत्री को दिया जाए, लेकिन पीएम मोदी ने शिवराज सिंह चौहान को बड़ी जिम्मेदारी ऐसे ही नहीं दी, बल्कि उनका पुराना ट्रैक रिकॉर्ड देखकर दी। भाई, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने ही कृषि दर को लगातार डबल डिजिट में बना के रखा। उनके सीएम रहते हुए मध्य प्रदेश में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ा, फसलों की खरीद बढ़ी, इसलिए उनको दी है जिम्मेदारी। कहना रहा हूं कि ऐसे थोड़े ही जो है बाउल में नाम रखा, निकाला, कृषि मंत्रालय के लिए नाम अब निकाल रहा हूं शिवराज, ओ शिवराज को दे दो। नहीं बॉस, शिवराज सिंह ने परफॉर्म करके दिखाया है। शिवराज सिंह के सामने एक बड़ी चुनौती एमएसपी की होगी। बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में एमएसपी को टाइम टू टाइम बढ़ाने का वादा किया हुआ है। इसके अलावा किसानों की आय को दोगुना करना, पंजाब हरियाणा में किसान आंदोलन को संभालना, यह सब चुनौती होगी शिवराज सिंह चौहान की। नरेंद्र मोदी के एजेंडे में यूथ और महिला भी है। महिला वोटर पिछले 10 साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साइलेंट वोटर के तौर पर बड़ी ताकत रही। अब तीसरे टर्म में नरेंद्र मोदी का टारगेट होगा कि ऐतिहासिक महिला आरक्षण बिल को तीसरे टर्म में लागू करवाया जाए। विकसित भारत के लक्ष्य के लिए महिलाओं को हर तरह से सशक्त बनाना है। 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का टारगेट भी जल्द से जल्द पूरा करना है। सेल्फ हेल्प ग्रुप से 9 करोड़ महिलाओं को आर्थिक तौर पर सशक्त बनाना है। ड्रोन दीदी स्कीम से कृषि में महिलाओं के बेहतर योगदान को बढ़ाने पर जोर होगा। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के जरिए महिलाओं को ड्रोन बांटे जा रहे हैं, यह स्कीम भी आगे बढ़ेगी। नरेंद्र मोदी ये अच्छी तरह समझते हैं कि देश के विकास के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना कितना जरूरी है, हाईवे का जाल बिछाना कितना जरूरी है, ताकि देश में तेजी से तरक्की हो। इस काम के लिए पीएम मोदी ने फिर से सीनियर नेता नितिन गडकरी पर भरोसा जताया, जिनको विपक्ष आग लगा रहा था कि अब तो नरेंद्र मोदी की 240 सीटें हो गई, गडकरी जी को पीएम बना देना चाहिए, या नरेंद्र मोदी गडकरी जी का सम्मान नहीं करते, दोनों के बीच खटपट है। कितनी बातें फैलाई गई। आप देखिए, उन्होंने फिर केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को ही बनाया। नितिन गडकरी के परिवहन मंत्री रहते हुए ही देश में तेजी से सड़क निर्माण पर काम हुआ। नितिन गडकरी ने देश में इतने हाईवे बनाने का काम किया है कि उन्हें हाईवे मैन के नाम से बुलाया जाता है। मोदी सरकार में नितिन गडकरी अपने कामकाज से अलग पहचान बना चुके हैं, इसलिए नरेंद्र मोदी ने फिर से उन पर भरोसा जताया। देश को लेकर नरेंद्र मोदी का विजन बहुत क्लियर है। वो अक्सर मजबूत और विकसित भारत की बात करते हैं। ये अच्छी तरह समझते हैं कि देश जब मजबूत और सुरक्षित होगा तभी वो विकसित हो पाएगा। इसलिए देश को मजबूत और विकसित बनाने में जिन टॉप 4 मंत्रालयों का हाथ होता है, उसे भी अपने भरोसेमंद साथियों को दिया। गृह, वित्त, विदेश और रक्षा, कोई चेंज नहीं। इन चारों मंत्रालय में पीएम मोदी ने अपनी भरोसेमंद टीम को फिर से उतारा और यह भरोसा दिया कि देश को लेकर उनका जो विजन है उससे वो कोई समझौता करने वाले नहीं है। अपनी टॉप प्राथमिकता में कोई समझौता नहीं करेंगे। जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा, जिस पर नरेंद्र मोदी जरा भी समझौता नहीं करना चाहते और इसलिए उन्होंने इस काम के लिए एक बार फिर अमित शाह को चुना और गृह मंत्रालय उनको दे दिया। इसी तरह अगले 5 साल में भारत की अर्थव्यवस्था को 5वें से तीसरे नंबर पर लाना है। इसके लिए उन्होंने फिर से वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी निर्मला सीतारमण को दी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अभी बहुत उथल पुथल चल रही है। दुनिया 2-2 युद्ध में फंसी हुई है, लेकिन नरेंद्र मोदी ने इन मुश्किल हालात के बीच भी अपनी मजबूत विदेश नीति से भारत के हितों को बचाए रखा। आगे भी इस काम को जारी रखने के लिए विदेश मंत्रालय फिर से एस जयशंकर को दिया कि हाँ भाई, आप ठीक कर रहे हैं, चलिए आप ही चलाइए। पिछले 10 साल में नरेंद्र मोदी ने सेनाओं को मजबूत करने पर बहुत काम किया। बॉर्डर के इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया गया, आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई और आगे भी भारत को और मजबूत और सुरक्षित बनाए रखने के लिए नरेंद्र मोदी ने फिर से राजनाथ सिंह पर भरोसा किया कि नहीं, आपने बहुत अच्छा डिफेंस मिनिस्ट्री चलाया, ये आप ही संभालिए। ऐसे होता है बॉस काम। सरकार चलाने के लिए ये कर दिया, वो कर दिया नहीं। एक बार सुनिए विदेश मंत्री को भी। चीन के बारे में हमारी फोकस तो होगी कि सीमा में जो स्थिति जो है उसमें अभी भी कुछ इश्यूज बाकी बचे हुए हैं, हाँ, तो उसको कैसे निपटाया जाए। और पाकिस्तान के साथ ये भी आप जानते हैं कि विषय जो है सालों से वो जो आतंकवाद का विषय जो है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, हाउ डू वी फाइंड a solution to it so that
that cannot be the policy of a good neighbor.